वेलकम टू विराट आईएएस करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सेशन में आज हम 2-3 टॉपिक्स से अपना करंट की कवरेज करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है कल्चर का। इसके अलावा हम सिक्योरिटी से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज डिस्कस करेंगे और सोसाइटी से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कल्चर से अपनी शुरुआत करते हैं। इस्तांबुल जो टर्की का कैपिटल सिटी है, वहाँ पर एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन था हागिया सोफिया म्यूज़ियम। जो हागिया सोफिया म्यूज़ियम ये कभी एक चर्च होता था। अभी जुलाई 2020 में टर्किश गवर्नमेंट ने इसको ये डिसीजन लिया है कि इसको मस्जिद बना दिया जाए। तो हागिया सोफिया इसलिए ग्लोबल न्यूज़ में रहा है। ये 532 के लगभग सन 532 में ये बाइजेंटाइन जो डायनेस्टी वहाँ हुआ करती थी, उसका रूलर था जस्टिनियन सेकेंड। उसके पीरियड में ये बनाया गया था। तो हागिया सोफिया चर्चित शब्द है। इसी तरह इसी टर्की में एक और हिस्टोरिकल चर्च है जिसका नाम था चोरा चर्च। इसको चोरा चर्च को म्यूज़ियम में बदल दिया गया था 1945 में उस समय की टर्किश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे करिए म्यूज़ियम कह दिया गया था। तो इस करिए म्यूज़ियम को भी अब मस्जिद में बदल दिया गया है। नेक्स्ट है जो यूनेस्को की क्रिएटिव लिस्ट है, क्रिएटिव सिटीज़ की लिस्ट है, उसमें इंडिया के मुंबई और हैदराबाद सिटी को शामिल किया गया है। इसलिए शामिल किया गया है इस लिस्ट में, जिस लिस्ट को हम UCCN कहते हैं। UCCN मतलब यूनेस्को, सी से बनता है क्रिएटिव, देन सिटीज़, देन नेटवर्क। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। तो इसमें जो इनोवेटिव सोच और इनोवेटिव एक्शंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें हैं, जिस सिटी में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, इनोवेटिव थिंकिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उन सिटीज़ को यूनेस्को अपनी इस क्रिएटिव लिस्ट में UCCN में शामिल करता है। तो मुंबई और हैदराबाद को सम्मिलित किया गया है। एक यूनेस्को की एक और लिस्ट है ग्लोबल हेरिटेज सिटी लिस्ट। इसमें अभी MP के 2 सिटी सम्मिलित किए गए हैं, एक ग्वालियर, दूसरा ओरछा। ओरछा जो है ये 16th सेंचुरी का एक सिटी है जो अपने मंदिरों और महलों के लिए फेमस है। बुंदेले राजाओं का ये सिटी होता था। इसी तरह जो ग्वालियर है ये भी एक फेमस एंशेंट सिटी है। ग्वालियर कई सारे डायनेस्टीज़ की कैपिटल रहा है, जिसमें कुछ फेमस हैं गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी, देन कछवाहा डायनेस्टी, तोमर डायनेस्टी एंड सिंधिया डायनेस्टी, जो मिडिवल एजेस में फिर सिंधियाओं ने इसको अपना सेंटर बना लिया था। तो ये 2 सिटी सम्मिलित किए गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज में। इसी तरह सुरंग बावड़ी, देखिए जो बावड़ी है ये एक एंशेंट इरिगेशन सिस्टम है जो बनवाया गई थी। ये सुरंग बावड़ी जो बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह था, आदिल शाह प्रथम के द्वारा इसको बनवाया गया था। तो सुरंग बावड़ी को ग्लोबल मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है। इसी प्रकार वर्क प्लेस पर जो अपंग लोग हैं, जो डिसेबल लोग हैं, उनके प्रति एक अवेयरनेस और उनको रिकग्निशन देने के लिए एक वैल्यूएबल 500 एक मूवमेंट शुरू हुआ है, जिसमें दुनिया की जो टॉप 500 MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो वर्क प्लेस पर डिसेबिलिटी को रिकग्नाइज करेंगी, पहचान देंगी। अभी तक 400+ कंपनीज इससे अटैच हो गई हैं। इस प्लान का, इस इनिशिएटिव का नाम है वैल्यूएबल 500। नेक्स्ट है जो LGBT कम्युनिटी है। LGBT यानी लेस्बियन हैं, गेज हैं, बाइसेक्सुअल हैं, ट्रांसजेंडर हैं। तो ये अपना फिल्म फेस्टिवल इनका अलग होता है। और ये LGBT का जो इंडिया में फिल्म फेस्टिवल होता है उसका नाम है कशिश क्वियर। तो कशिश क्वियर नाम से ये एनुअल फिल्म फेस्टिवल मुंबई में लगातार 2010 से होता आ रहा है। इसमें इसकी विशेष बात यह है कि ये वर्ल्ड में जितने भी LGBT फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, ये वर्ल्ड के LGBT फिल्म फेस्टिवल्स के टॉप 5 में अपनी जगह रखता है। तो इस बार ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि ये वर्चुअल मोड में किया गया कोरोना के कारण। नेक्स्ट है झारखंड की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है, इसने नवंबर 2020 में सरना ट्राइबल कोड का जो मोमेंट था, जो मोशन था, उसे पास किया। देखिए सरना क्या है, जो झारखंड के आदिवासी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब सेंसस होता है तो सेंसस में हमें अपना धर्म हिंदू लिखना पड़ता है, जबकि उनका कहना यह है कि हम हिंदू नहीं हैं, हमारा एक एंशेंट कल्चर है, एक एंशेंट धर्म है जिसका नाम है सरना। तो वो कह रहे हैं हम प्रकृति उपासक समुदाय हैं, तो इसलिए अलग से सरना नामक शब्द सेंसस में जोड़ा जाए। ये बहस इस मामले में इस समय चर्चा में है क्योंकि 2021 में नेक्स्ट जनगणना होने जा रही है। तो अब ये केंद्र के पाले में गेंद है। अगर केंद्र से मंजूरी मिल जाती है तो जनगणना 2021 में झारखंड के आदिवासियों को नई रिलीजियस पहचान मिल सकेगी और सरना नाम से एक नया धर्म देश में उभरेगा। तो सरना क्या है, देखिए यहाँ कुछ फैक्ट हैं। एक धर्म है जो प्रकृतिवाद पर आधारित है, ये नेचर पर आधारित है। सरना कौन होते हैं, ये प्रकृति के उपासक होते हैं।
तो झारखंड में 32 लगभग जनजातियां हैं, जिसमें 8 जो हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल हैं, मतलब असुरक्षित समुदाय हैं। कुछ तो अपने कोड में धर्म में ईसाई लिखने लगे हैं, लेकिन कुछ आदिवासी जो है वो अपने लिए सरना धर्म की मांग कर रहे हैं। तो सरना काफ़ी चर्चित शब्द बन गया है। यूपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में फिल्मों को बढ़ावा देना चाह रही है। इसके लिए गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के पास दुनिया की एक अल्ट्रा मॉडर्न फिल्म सिटी बनाने का प्लान बनाया गया है, जिसमें खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिन्होंने इस उद्देश्य के लिए मुंबई को विजिट भी किया है। इसके लिए 1000 एकड़ ज़मीन जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी है वो भी एक्वायर की गई है, और इसमें ये तय किया गया है कि वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो एक विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनने के लिए आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट, योग से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट खबर है। योग जो है भारत की एक प्राचीन पद्धति है, एक अभ्यास पद्धति है, योग पद्धति है, एक रोग निवारण की पद्धति है। लेकिन योग यूनिवर्सिटी जो बन रही है, ये बन रही है यूनाइटेड स्टेट्स में, लॉस एंजलिस में इसको बनाया गया है। और ये ऐसा पहला विश्वविद्यालय होगा जो पूरी तरह योग को समर्पित होगा। किसके सहयोग से बन रहा है? विवेकानंदा जो योगा यूनिवर्सिटी है उसके सहयोग से ये बन रहा है, उसके नाम से ये बन रहा है। तो इसमें योगा जो ट्रेनीज़ हैं वो ट्रेनर्स तैयार किए जाएंगे। नेक्स्ट, इंफ्रा से रिलेटेड न्यूज़ है। इंफ्रा देखो किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बैकबोन है। अभी एक ट्राइलेटरल हाईवे बना रहे हैं इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड। ये जो हाईवे बन रहा है ये इंडिया की उस पॉलिसी का पार्ट है जिसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी या लुक ईस्ट पॉलिसी कहा जाता है। लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत अपने दक्षिण पूर्व में जो देश हैं, दक्षिण पूर्वी देश हैं, म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, इनसे अपने संबंधों को बढ़ाना चाह रहा है। ये जो शुरू होगा ये इम्फाल के मोरे से शुरू होगा और ये 2023 तक इसके पूरा होने की उम्मीद जताई गई है। तो यह जो हाईवे जो राजमार्ग है ये इंडिया के मोरे को जोड़ेगा और म्यांमार होते हुए थाईलैंड के मोई शॉर्टकट से जोड़ेगा इसको। तो इंडिया के मोरे नामक स्थान से थाईलैंड के मोई शॉर्ट तक ही जाएगा। इससे व्यापार को और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है। जून 2020 में इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ सरफेस एंड रोड ट्रांसपोर्ट हैं, जो सड़क मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी, उन्होंने एक प्लान को मंजूरी दी है जिसका नाम है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे प्लान। तो ये जो प्लान है ये इसके तहत जो ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी होगी, अभी ये दिल्ली अमृतसर प्लान का एक जो बन रहा है उसके तहत ये बनेगा और ये नकोदर से अमृतसर शहर तक की ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी बनेगी। अब क्वेश्चन उठता है कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे क्या होता है या ग्रीनफील्ड हाईवे क्या होता है। देखो, ग्रीनफील्ड हाईवे या ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ऐसे हाईवे को कहते हैं जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि ये वहाँ से गुजरेगा। ग्रीनफील्ड का मतलब है कि ये ऐसी जगह से गुजरेगा जहाँ पर कोई इनहेबिटेंट नहीं रहते, जहाँ पर कोई आबादी नहीं रहती, यानी आबादी के बीच से ये नहीं गुजरेगा, बल्कि ये एक जो अनावासीय क्षेत्र है, खेत खलिहानों से या सुदूर जो ग्रीन एरियाज हैं वहाँ से जाएगा। तो इसको इसलिए ग्रीनफील्ड नाम दिया गया है। अधिकतर आप देखते हैं कि सिटीज़ के बीच से हाईवेज जा रहे हैं, तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स मतलब जो इनहेबिटेंट यानी जो आबादी के बीच से नहीं जाएंगे। इसी तरह देखो, भारत में कनेक्टिविटी पर, इंफ्रा पर बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है और इकोनॉमिक रूप से उत्तर प्रदेश के जो लेस डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर एक एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बनाई गई है वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिस एक्सप्रेसवे का नाम रखा गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो यूपी के जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड ज़िले हैं जैसे लखनऊ है, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या एट्सेट्रा, तो ये जो ज़िले हैं इन्हें प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर यानी NH 731 पर गांव है चांदसराय, यहाँ से शुरू होगा। इसको ध्यान रखने की बात है यूपी PCS के लिए। और यहाँ से शुरू होकर ये उत्तर प्रदेश बिहार सीमा से 18 किलोमीटर पहले NH 31 पर गाजीपुर के हैदरिया में ख़त्म होगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, चांदसराय से लेकर और हैदरिया तक ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है। इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने के लिए जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है? एक पतली सी संकरी गली है जिसे चिकन नेक भी कहते हैं। आप देखते हैं कि इंडिया का ये जो बेल्ट है, ये जो यहाँ से इंडिया जुड़ रहा है, तो जो पतली सी ये जो जगह है इसको सिलीगुड़ी नेक बोलते हैं या इसे चिकन नेक भी बोलते हैं, यानी चिकन जैसी गर्दन टाइप है ये पतली सी। तो इसको
भारत ने अब सिलीगुड़ी नेक कॉरिडोर पर बहुत तेज़ काम कर दिया है कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए। और जो बंगाल का जलपाईगुड़ी सिटी है वहाँ तीस्ता नदी बहती है, तो तीस्ता नदी पर जो NH-27 है वहाँ पर पुल बनाया जा रहा है और टारगेट रखा गया है कि जल्दी इसको तैयार कर लिया जाए। ये 80 साल पुराना यहाँ पुल ऑलरेडी बना हुआ है जिसकी हालत ठीक नहीं है। तो ये इसलिए सरकार कर रही है क्योंकि चाइना से अभी कुछ समय पहले तक काफ़ी तनाव रहा और भारत इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी की अवहेलना नहीं कर सकता। ये जो पुल बनेगा दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी को जोड़ता है, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी। तो ये इस फैक्ट पर आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे प्रयागराज मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे पर। ये भी एक बहुत ही अच्छा एक हाईवे बनेगा जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके लिए 2020 के बजट में यूपी सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे के लिए कुछ बजट एलोकेट किया है। 24 फरवरी 2019 को आपको याद होगा कि जो कुंभ मेला चल रहा था प्रयागराज में, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका फाउंडेशन रखा था प्रयागराज मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे का। ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये नेशनल हाईवे संख्या 58 मेरठ से शुरू होगा और नेशनल हाईवे संख्या 2 ग्राम जूड़ापुर डांडो के करीब जाकर समाप्त होगा। इसकी जो लंबाई है टोटल प्रोजेक्ट की 594 किलोमीटर है। इसकी लागत 36,404 करोड़ रुपए है। प्रयागराज कुंभ में मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि यूपी की कैबिनेट ने अपनी मीटिंग सजाई थी और वहाँ पर इसको सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? ताकि पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ा जा सके। मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर होते हुए ये प्रतापगढ़ से गुजरते हुए प्रयागराज में जाकर समाप्त होगा। हालांकि अभी इसमें एक एडिशन और किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी ऑफिसर्स को ये डायरेक्शन दिया है कि आप एक ऐसा प्रस्ताव तैयार करें जो प्रयागराज मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे है इसको मेरठ से ना शुरू करके इसको हरिद्वार से शुरू किया जाएगा और प्रयागराज तक समाप्त न करके इसको वाराणसी में ख़त्म किया जाएगा। तो अब इस एक्सप्रेसवे का नाम होगा हरिद्वार वाराणसी एक्सप्रेसवे। तो इससे थोड़ा सा कॉस्ट भी बढ़ेगा और इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अटल टनल की बात है। अटल टनल अभी मीडिया में कुछ समय पहले आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। हर मौसम में ये टनल चलती रहेगी, ऐसी एक टनल बनाई गई है। ये टनल जो है रोहतांग टनल नाम से जानी जाती थी। 10 साल इसको बनाने में लगे हैं और यह सुरंग जो है ये हिमाचल के मनाली को लेह से जोड़ेगी क्योंकि ये इलाका वर्ष भर बर्फ़ से जमा रहता है। तो इसलिए इस सुरंग की महत्ता है, ये वर्ष भर खुली रहेगी, यानी बर्फ़ का या स्नोफॉल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इशू है भारतमाला प्रोजेक्ट का। देखिए भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है? भारतमाला प्रोजेक्ट देश की इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रोजेक्ट है। देश की इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, देश में हाईवेज़ का निर्माण का ये प्रोजेक्ट है और बहुत ही एक अच्छा प्रोजेक्ट है भारतमाला। भारत सरकार का पहले ये टारगेट था कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जितने हाईवेज़ और रोड्स बनाए जा रहे हैं 2021-22 तक उन्हें कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन बीच में कोरोना की वजह से काफ़ी सारे डिले हुआ है। तो अब जो उम्मीद बन रही है वो भारतमाला प्रोजेक्ट 2025-26 तक पूरा होने की उम्मीद है। फरवरी 2020 तक इसमें 246 की जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं इतने एलोकेट हो गए थे जिनकी लागत 2,38,000 करोड़ रुपये है। तो 4 साल का डिले लगभग हो रहा है इसमें। अब देखिए ये सारे डेटा दिए किसने हैं? ये डेटा दिए हैं एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया की, इकरा। इंडिया की जो सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो है क्रिसिल। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है? जो किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट पर निगाह रखती है और क्रेडिट रेटिंग बताती है। तो इकरा एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो इसने बताया है इकरा ने कि इस पर जो लागत आ रही है वो अब लागत 54% ज़्यादा हो गई है। और ये जो पूरा का पूरा ये भारतमाला प्रोजेक्ट है इसके फर्स्ट फेज़ में 5,35,000 करोड़ रुपए की जो लागत है उससे इतनी किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी, 34,800 किलोमीटर सड़कें बनेंगी। इसमें काफ़ी कुछ डेवलप होगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेंगे, इसमें नेशनल कॉरिडोर बनेंगे, इसमें कोस्टल रोड बनेंगी, इसमें पोर्ट्स बनेंगे। ये सारा डेवलपमेंट इसके तहत होगा। भारत नेट एक ऐसा प्लान है जिसमें केंद्र सरकार ये चाह रही है कि देश में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं इन सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाए, यानी वाईफाई सुविधा दी जाए एफोर्डेबल रेट पर। तो 2.5 लाख लगभग ग्राम पंचायत देश में हैं, इनको इंटरनेट कनेक्टिविटी थ्रू ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क यानी ब्रॉडबैंड के थ्रू इन्हें इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की परियोजना का नाम है भारत नेट।
तो इसकी जो स्पीड रहेगी 2 से 20 Mbps तक की संभावना जताई गई है। तो ये प्लान अभी भी चल रहा है। उड़ान एक ऐसी योजना है केंद्र सरकार की जिसमें जो छोटे शहर हैं उन्हें एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाना है। उड़ान का नाम ही है कि उड़े देश का आम नागरिक। तो उड़ान के तहत अब उड़ान के कई सारे फेज़ थे, तो उड़ान का जो 4 फेज़ है, उड़ान नंबर 4, तो अगस्त 2020 को जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है इसने 78 नए रूट और अनाउंस किए हैं उड़ान के तहत। तो इस तरह से अब तक उड़ान के तहत 766 नए रूट्स अभी तक अप्रूव हो गए हैं, मंजूरी मिल गई है। जैसे जो अभी अपकमिंग एयरपोर्ट्स हैं कुछ भारत के, मतलब उड़ान में तो देखिए स्मॉल सिटी जुड़ेंगे, जैसे आपका अंबाला है, जैसे लुधियाना है, जैसे देहरादून है, हिसार है, ऐसे सिटी जोड़े जाएंगे। आगरा है, आगरा को भी कनेक्ट किया गया है, तो ये एयर कनेक्टिविटी पर आएंगे। इंडिया के कुछ एयरपोर्ट्स हैं, जैसे हिरासर एयरपोर्ट बन रहा है गुजरात में। इसी तरह जेवर एयरपोर्ट, जिसका अब नया नाम हो गया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बन रहा है उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर और नोएडा के बीच में। ये काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, 20,000 करोड़ की लागत से बन रहा है। 2024 तक इसे पूरा करने का टारगेट है। और ऐसा माना जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा में जब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली से बड़ा होगा और डेवलपमेंट का बहुत तीव्र डेवलपमेंट होगा। इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत तीव्र विकास होगा इसके बनने से। इसे स्विस कंपनी बना रही है, ज्यूरिक इंटरनेशनल, इस जेवर एयरपोर्ट को। इसी तरह मुंबई के निकट नावी मुंबई में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। और आंध्र प्रदेश का क्यों कैपिटल सिटी है अमरावती, तो अमरावती में भी विजयवाड़ा अमरावती इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। और इसका जो लोगो है, जो चिन्ह है, उसमें उत्तर प्रदेश की जो स्टेट बर्ड है सारस क्रोच, उसकी तस्वीर को शामिल किया गया। इसे बना कौन रहा है ये भी हमने डिस्कस किया था, ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG, इसको इसके निर्माण का टेंडर दिया गया है। जो नितिन गडकरी हैं वो इस समय मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट के। तो उन्होंने अभी अनाउंस किया पार्लियामेंट में कि दिल्ली और देहरादून के बीच एक ग्रीन एक्सप्रेसवे बनेगा। ये ग्रीन एक्सप्रेसवे इतना शानदार बनेगा कि दोनों सिटीज़ के बीच का जो सफ़र है वो केवल 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का उन्होंने आंसर दिया था अभी, और ये जो उन्होंने बताया था कि इसकी जो डिस्टेंस होगी, जो लेंथ होगी, वो 210 किलोमीटर लंबी होगी, 13,000 करोड़ की राशि खर्च आएगी, पूरी तरह ग्रीन होगा। यानी इसके रास्ते में जो पेड़ आएंगे, जो जंगल आएगा, उन्हें काटा नहीं जाएगा, बल्कि वहाँ पर एलिवेटेड ही रखा जाएगा इसको। एलिवेटेड का मतलब ऊपर उठाकर फ्लाईओवर के थ्रू निकालेंगे और जंगल को टच नहीं किया जाएगा। इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की महत्ता इस बात में भी है कि देहरादून से होते हुए ये सड़क आगे, क्योंकि उत्तराखंड की सीमा चाइना से टच होती है, तो वहाँ तक भी ये रोड चली जाएगी। और इससे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फेरी करना, लाना ले जाना आसान हो सकेगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे है, उसको अब हरिद्वार से वाराणसी तक बनाया जाएगा, ये हमने तय किया है। ये भी तय किया गया और हमने भी इसको डिस्कस किया। इससे इसकी लंबाई 150 किलोमीटर बढ़ेगी और टोटल लेंथ हो जाएगी 745 किलोमीटर। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है। तो अब ये शुरू हो रहा है हरिद्वार से, कहाँ तक जा रहा है, वाराणसी तक। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये फैक्ट बनता है इस UP-PCS के लिए कि इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है, ये इसकी कॉस्टिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बनता है कि किन किन डिस्ट्रिक्ट से ये गुजर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप देख लें कि ये मेरठ से जाएगा हापुड़, देन बुलंदशहर। अब इसको याद करने का तरीका है कि आप यूपी का मैप सामने रख लें और मैप में आप इनको देखें और इसकी पैसेज देखें कहाँ से गुजरेगा। अमरोहा, देन संभल, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से प्रयागराज तक ये जाएगा, उसके बाद वाराणसी तक। तो मैपिंग से देखने में चीज़ें याद रहती हैं। नेक्स्ट, सुरक्षा सिक्योरिटी से रिलेटेड ये कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज है जिन्हें आप देख लीजिए। देखिए, हर देश की सेना दूसरे देश की सेना के साथ अपनी अलर्टनेस को, अपनी ब्रिस्कनेस को और अपनी प्रिपेयर्डनेस को, अपनी तैयारियों को आयाम देने के लिए अभ्यास करती रहती है। तो और उन अभ्यासों का विशेष नाम रखा जाता है। जैसे इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड की जो नेवी है, नवंबर 2020 में अंडमान के सी में इन्होंने नेवल एक्सरसाइज की, जिसका नाम रखा गया सिटमैक्स 2020। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि सिटमैक्स 2020 क्या है, प्रीलिम्स के पॉइंट से। इसी तरह सिम्बैक्स 2020 भी इंडिया और सिंगापुर की दो ही कंट्रीज़ की नेवी थी, ये भी वहीं अंडमान में ही हुआ।
मालाबार जो एक्सरसाइज है ये होती आ रही है पिछले कई सालों से। इसमें क्वाड कंट्रीज़ यानी इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल होते रहे हैं। बे ऑफ बंगाल में ये हुई है। इसी तरह पासिक्स है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच, ये इंडियन ओशन में हुआ है। इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष 2020 ये इंडिया और यूके के बीच हिंडन गाज़ियाबाद में, ये भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसी तरह हैदर है जो मानवीय सहायता और आपदा राहत है, यानी जो ह्यूमन हेल्प एंड डिज़ास्टर असिस्टेंस है, डिज़ास्टर रिलीफ है, इंडिया म्यांमार के बीच, यूपी के प्रयागराज में। तो इस तरह के कुछ नाम है जिन्हें आप देख लेंगे। संप्रति है, अजय वारियर है, युद्ध अभ्यास है, शक्ति क्या है, काजिंद क्या है, तो ये आप देख लीजिएगा किस किस के बीच हुआ, ये काइंड ऑफ एक्चुअल ही है। धर्मा गार्डियन क्या है, मालाबार क्या है, सूर्य किरण क्या है, दस्तलिक क्या है। नेक्स्ट विकास रेजिमेंट है। देखिए विकास रेजिमेंट क्या है? ये इंडिया की एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है। ये एक इंडिया की ऐसी रेजिमेंट, ऐसी फोर्स है जिसमें तिब्बती मूल के जवानों को शामिल किया जाता है। और ये इंडियन, वैसे तो ये आर्मी के तौर पर काम करती है, लेकिन आर्मी के अंडर में काम नहीं करती, बल्कि इंडिया की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, ये फोर्स रॉ के अंडर में काम करती है। और स्पेशली चाइना के साथ इसको लगाया गया है, चाइना के बॉर्डर के साथ। हालांकि इसको जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था पंजाब में, और जब पाकिस्तान के साथ कारगिल वॉर हुआ था, तब भी इसको लगाया गया था। तो अभी चाइना के साथ जब दोबारा क्लैशेस हुए, दोबारा जब ये क्लैश हुआ, तो ये झड़प हुई, तब एसएसएफ ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया। तो इनका मतलब, इसलिए इनको तिब्बती जवानों को इसलिए रखा गया है कि उसके पीछे बहुत सारे रीजंस में से एक रीज़न ये भी है कि उस तरह के क्लाइमेट में रहने के ये लोग अभ्यस्त भी हैं। तो इसे विकास रेजिमेंट भी कहते हैं, और वैसे इसका नाम है SFF, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इंडिया एक ऐसे ड्रोन पर काम कर रहा है जो सोलर एनर्जी से रन होगा। इसका नाम है ड्रोन इन्फिनिटी, और 65,000 फुट की ऊंचाई पर ये उड़ सकेगा। ये बिना ज़मीन पर उतरे 3 महीने तक उड़ सकेगा। इस पर कौन काम कर रहे हैं? इस पर 2 ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। एक HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और दूसरा एयर टीमिंग सिस्टम बेंगलोर, ये 2 काम कर रहे हैं। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस। ये लाइट एयरक्राफ्ट है, कम वज़न का है, अधिकतम दूरी तय कर सकता है, अधिकतम पेलोड कैपेसिटी है 4000 किलो है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इसको बनाने के लिए, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने इसके मैनेजमेंट के लिए वैमानिक विकास एजेंसी बनाई है। क्योंकि MiG-21 को इंडियन एयरफोर्स ने अब रिटायर कर दिया है, तो उनकी जगह लेने के लिए तेजस को डेवलप किया जा रहा है। तेजस एक सुपरसोनिक ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, और ये काफ़ी सटीक डायरेक्शन से हथियारों को ले जा सकता है। यात्रा के दौरान यानी ऑन एयर ही रिफ्यूल हो सकता है, ईंधन इसमें भरा जा सकता है। इसी तरह इंडियन नेवल शिप है हिमगिरी, भारतीय नौसेना का नेवल शिप है हिमगिरी। ये कोलकाता में अभी लॉन्च किया गया, और इसे बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड ने बनाया है। इसकी लंबाई है, ये वज़न है, ये स्पीड है, रडार से बच सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है INS हिमगिरी। IIT कानपुर के जो एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, MTech वाले जो स्टूडेंट्स हैं एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट ऑफ एरोनॉटिक्स के, उन्होंने एक बहुत ही शानदार किस्म का एक छोटा सा टॉय हेलीकॉप्टर बनाया है, जिसका नाम रखा गया है विभ्रम। विभ्रम, ये विभ्रम जो है, इसकी स्पीड होगी 120 किलोमीटर पर आवर, 11,500 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है, और लगातार 4 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसका जो वज़न है, इसका वज़न केवल 7 किलोग्राम है। तो देखो, इसको मतलब काफ़ी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोरोना जैसी वैक्सीन, अगर कहीं कोई मेडिसिन पहुंचानी है किसी दुर्गम स्थान पर, पहाड़ों में, या कहीं स्ट्रेटजिक लोकेशंस पर, या जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ जाती है, वहाँ निगाह रखनी हो, तो ये काफ़ी अच्छा एक हेलीकॉप्टर बनाया है। और इसकी महत्ता और इसका डिज़ाइन इतना शानदार है कि अभी जो अमेरिका में जो इंटरनेशनल ये एग्जीबिशन होती है हेलीकॉप्टर्स की, तो इसमें इसे इंटरनेशनल प्राइज़ मिला है 3rd। तो इसके डिज़ाइन और परफॉर्मेंस के बेस पर इसको 3rd प्राइज़ दिया गया है। इसकी महत्ता इस बात में भी है कि नॉर्मली एक हेलीकॉप्टर की जो लाइफ होती है वो 20 से 30 साल होती है, और हेलीकॉप्टर पर जितनी हेलीकॉप्टर की कॉस्ट होती है, उससे ज़्यादा उसमें उसमें फ्यूल लग जाता है, करोड़ों रुपए का ईंधन लग जाता है। तो जो विक्रम हेलीकॉप्टर है, इसे ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि 20 से 25% की फ्यूल की कंजम्पशन कम करेगा।
यानी 20% से लेकर 25% तक ईंधन कम खपत होगा, जिससे करोड़ों रुपए की बचत केवल ईंधन से ही हो सकेगी। तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया और काफ़ी सक्सेसफुल ये इसका डिज़ाइन रहा है। और इसका इस बात से पता चलता है कि अमेरिका में हुए हेलीकॉप्टर एग्जीबिशन में इसे थर्ड प्राइज़ मिला है पूरे वर्ल्ड में। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू।